गुड इवनिंग साथियों, आज मैं रायपुर में हूं और हमारे साथ हैं राधे श्याम जी, जो हमारे बहुत पुराने एआईडिया के स्टार्टिंग वक्त से जुड़े हुए हमारे एआईडिया के मेंबर हैं और बहुत जल्दी ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेने जा रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये ट्रेनिंग देंगे अब एआईडिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको कठिनाइयाँ, तकलीफ, प्रॉब्लम सीआर में हो रहा है या जो अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम अब राधे श्याम जी करेंगे। और हम इनसे जानेंगे कि ये किस किस तरीके का ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को और किस चीज़ में आप लोगों का हेल्प होगा। तो राधे श्याम जी, आप बताइए कि कितने टाइप्स की ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आप दे सकते हैं, और ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा, और उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद बंदे को क्या मिलेगा आपसे। मतलब एक बंदा जब अगर ट्रेनिंग कर रहा है आपसे और 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग में पूरा तो सब कुछ नहीं सीख पाएगा, तो उसके बाद का क्या सपोर्ट होगा और ट्रेनिंग क्या क्या देंगे आप, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, स्पेशली हमारी जब बात चल रही है ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बात चल रही है, तो बेसिक स्टार्ट होता है सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स इंजन्स के ऊपर। चूंकि हम लोग डीजल इंजन्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम सभी भाई, और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम स्पेशली डेडिकेटेड टू डीजल इंजन्स के लिए है। तो स्टार्टिंग हमने इंट्रोडक्शन में ये रखा है कि हर एक फ्यूल इंजेक्शन से जुड़ने वाले लोगों को डीजल इंजन के ऊपर जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो वर्कशॉप है, जो भी हमारा चलता है, आप डायरेक्ट यूजर नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई गाड़ी आपके पास आए और आपने खुद ही पंप को खोला, खुद ही बनाया, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वो चला गया। मतलब इस चीज को आपको लेना पड़ेगा कि ये एक पैथोलॉजी जॉब है, जहां पे डॉक्टर कोई और है, पेशेंट कोई और है और आप एक पैथोलॉजिस्ट। तो हमारा कहना है सर कि मेरा ये कहना है कि अगर आपको नॉलेज लेवल अगर आपका हाई हो जाता है तो उसको आपको खुद को बेनिफिट होगा। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हिस्ट्री में जान सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और आपको अपना योगदान क्या देना है, और पंप इंजेक्टर्स की क्या परफॉर्मेंस है, और कैसे आप अच्छे से अच्छा बेहतर सुधार दे सकते हो। और जब आपको खुद को नॉलेज अच्छा रहेगा इंजन से रिलेटेड, तो आपका बनाया हुआ चीज में आप गारंटी दे सकते हो कि भैया रिटर्न में गारंटी सर्टिफिकेट्स है, हमारी तरफ से ऑल द पैरामीटर्स आर ओके। आप इसको कहीं भी वर्कशॉप में चेंज करा के चेक करवा के आप हम पर क्लेम तक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस वीक है। तो जो डीजल इंजन के बारे में आप बताएंगे, जी हाँ जी, किस तरीके से बताएंगे? गराज में ट्रेनिंग देंगे या डीजल इंजन को खोल के डिसमेंटल और मतलब जो खोलना और बंद करना होता है वो पूरा तरीका बताएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे या किस तरीके से? एक्चुअली सर, मेरा तो बेसिक है कि जो लोग आए हैं उनको मैं स्पेशली पहले तो थ्योरीज देना चाहता हूँ और उसके बाद लाइव इनको प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ कि आप डीजल इंजन को डिसमेंटल करके, असेंबल करके, रीस्टार्ट करके, पंप टाइमिंग मिला के, हर एक चीज अप टू डेट करके अपनी आंखों से देखें, तब आप सच्चाई में जान पाओगे कि क्या हो रहा है। मतलब मेन प्रॉब्लम इन लोगों को पंप टाइमिंग का ही होता है ना, कि एक्चुअली मैकेनिक को टाइमिंग पता नहीं है तो पंप वाले को दोषी दे देते। हाँ सर, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर अपन जाएंगे तो जो पहले हमारे इनलाइन पंप्स होते थे, रोटरी पंप होते थे, उसमें टाइमिंग से रिलेटेड इशू था। क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी सीआईडी, यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। अब क्या होगी, पहले डिस्प्यूट्स होते थे, और लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से इनलाइन पंप और रोटरी पंप गायब हो जाएंगे। लोग अभी मार्केट में रूमर फैला रहे हैं कि इनलाइन पंप, रोटरी पंप गायब हो जाएगा, बट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इनलाइन पंप को आज भी जिंदा रखा है। तो हाँ, ये बात है कि आपको 5 से 6% इनलाइन पंप बचेंगे, रोटरी पंप बचेंगे, बाकी 96%, 95% तक सिर्फ सीआईडी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही चलेगी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे भाई लोग ट्रेडिशनल थे, मतलब आप इनलाइन पंप में कंफर्टेबल थे, रोटरी पंप में आप कंफर्टेबल थे। चूंकि सीआईडी जो है वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ये इंजीनियरिंग लेवल की टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको अपडेट होने की जरूरत है। तो हम इस कोर्सेज में आपको अपडेट करना चाहते हैं, आपको संसाधनों से आपको परिपक्व करना चाहते हैं कि भैया आपको टूल्स कैसे यूज करने हैं, आपको गेजेस, अभी आप बोला जाए कि मल्टीमीटर के एप्लीकेशन जरा चेक करो, तो आज तो मैकेनिक छोड़िए, इंजीनियर्स लेवल पे भी लोग ऐसे हैं जो पास आउट उनको मल्टीमीटर तक मालूम नहीं है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है मल्टीमीटर से हम लेते हैं, मतलब हम ग्राउंड रियलिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारे मैकेनिक भाई लोग को मल्टीमीटर भी चलाना आता चाहिए। अब मल्टीमीटर में उनको क्या वोल्टेज कैसे देखना है, रेट है ना, आपको कितना एम्पियर का वो करंट है, रेजिस्टेंस कितना ओम्स का जा रहा है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज भी मैं देना चाहता हूँ। और चूंकि आपको अपडेट होना सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब बेसिक मोटिव क्या है, अगर आप अपडेट नहीं होगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। तो अभी क्या हो रहा है, तेजी से वर्कशॉप अपडेट हो रहे हैं और कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, और इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग चाहते हैं कि हम सभी भाई लोग एक साथ अपडेट हो जाए, जिसके लिए हमने ट्रेनिंग को प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो और भी जो ट्रेनिंग इसमें आपको, जैसे इंजन के बारे में आपने बता दिया,
CRDA के बारे में आप बताएंगे, ठीक है, CRDA की भी ट्रेनिंग होगी जी जी। उसके बाद और क्या क्या इसमें रहेगा CRDA के अलावा? सर मेरा ये कहना है कि अगर आपने अपने आप को बांध के रख लिया है कि भैया मैं सिर्फ इनलाइन ही पंप बनाऊंगा, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा ये कहना है कि मरते दम तक आदमी को सीखते रहना है, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। मतलब आप अपने भविष्य का चुनाव आप खुद करते हो। अगर आपने ठान लिया है कि भाई छोटे से वर्कशॉप में कैसे भी घिसते उठते गिरते हम वर्कशॉप चलाएंगे और जीवन में कोई तरक्की नहीं करेंगे, बाद में आपका बच्चा भी आएगा वो भी इस वर्कशॉप को खींच खाच के ले जाएगा कैसे भी, तो कौन नहीं चाहता जीवन में तरक्की करना, और कौन नहीं चाहता मल्टीपल बिजनेस करना। मतलब मेरा ये कहना है सर कि अगर आपको पंप का नॉलेज है तो आप इंजन क्यों नहीं बना सकते, इंजन का नॉलेज है तो आप सेल्फ स्टार्टर क्यों नहीं बना सकते, जब आपको सेल्फ स्टार्टर नॉलेज है तो आप टर्बो क्यों नहीं बना सकते। मतलब जीवन में मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है, तो करना हर कोई चाहता है, लेकिन उसको सबसे प्रॉब्लम फैक्टर क्या आ रही है कि मल्टीटास्किंग करना चाहिए, लेकिन सिखाए कौन। क्योंकि हिंदुस्तान में शुरू से अगर आप चले जाओ, डे 1 से चले जाओ, अगर आप एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हो, तो अगर फ्यूल इंजेक्शन में अगर आपके आसपास में सराउंडिंग में भी जितने भी वर्कशॉप है, आप उनसे पूछेगा कि आपको किसने सिखाया, तो बोलेगा मेरे गुरु ने सिखाया। अब आप उसके गुरु से पूछेगा तुमको किसने सिखाया, उसको भी गुरु ने सिखाया, और आप उस्ताद का है तो उस्ताद परंपरा चली आई। अब उस्ताद को कभी किसी ने कुछ पता नहीं, उसने हैमर हथौड़ी मार के सीख दिया कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, और मालूम नहीं हुआ तो हमारा ये कि आप किसी भी चीज को बोलने से पहले ठोस आधार हो, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स हो। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्या आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट है। मतलब ये होता है सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है और एक सिस्टमेटिक मेंटेनेंस प्रोसीजर होता है, इसको हम लोग SOP या SMP बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैं उस लेवल पे आपको सभी को ले जाना चाहता हूं कि सबका जीवन सुधरे और एक अच्छे उद्यमी बनो, मतलब एक अच्छे व्यवसायी बनो जो आप मल्टीटास्किंग करके पहुंच सकते हो। आपने अगर ठानी लिया सिंपल एक बिजनेस करके कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप सभी सब जुड़ो, नॉलेज शेयरिंग करो और मल्टीटास्किंग, और देश का विकास होगा, आपका पर्सनल भी होगा, देश का भी। एक और चीज ये है कि जो छोटी छोटी समस्याएं ऐसी होती हैं जी जो मेजर समस्या है लेकिन लोगों को पता नहीं, मतलब एक पंप के बारे में जो छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो मान लो बहुत छोटी चीज है, लेकिन लोग उसको बड़ा हुआ बना कर रखे हैं, उसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा है या ज्यादा फेलियर उसके वजह से हो रहा है। तो कुछ एक दो चीज आप ऐसा बताइए जो पंप में मेजर इश्यूज होते हैं या इंजेक्टर्स में होते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली सर मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा CIDs के ऊपर बात करूंगा। CIDs के ऊपर आगामी समय में और भी जब आप लोग यहाँ आओगे तो और भी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो CID पुराने समय में क्या होता था कि जो पंप और इनलाइन पंप्स की बात करो या रोटरी पंप की बात करो, तो उसमें प्री डिसाइडेड टाइमिंग थी। मतलब वो मैकेनिकल पंप था, उसको मालूम था कि एक नंबर को कब फायर करना है ना। जैसे आपका फायरिंग ऑर्डर होता है 153-624 या फिर 142-635, एक डिपेंड ऑन द इंजन डायरेक्ट, है ना, इंजन को किसने डिजाइन किया। तो इसमें क्या था, हर चीज मैकेनिकल था। अब मैकेनिकल था तो क्या होगा, फायरिंग ऑर्डर सीक्वेंस में था। चूंकि CIDA आ गया तो उसने क्या किया, फायरिंग ऑर्डर मतलब जितने भी कंट्रोलिंग चीजें हैं वो सब प्रोग्रामिंग बेस्ड कर दी। मैंने आपको बताया था इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है जिसमें ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है कि कब किसको फायरिंग करनी है, कब किसको क्वांटिटी में फायरिंग करनी है, कितनी देर तक फायरिंग करनी है, हर चीज प्री डिसाइडेड है। मतलब वो वेरिएबल भी होता रहता है, मतलब वो कम ज्यादा भी होता रहता है। कैसे, एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप गाड़ी चढ़ाव में चला रहे हो, उस समय आपने सेम एक्सेलेरेटर दबाई हुई है, तो वो सेल्फ जजमेंट कर लेता है कि फ्यूल की क्वांटिटी कितनी होगी। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। टेक्निकल टर्म्स कैसे हैं कि इसमें पल्स विड्थ बोला गया है। अभी चूंकि हाईली टेक्निकल है उसको मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगा कि पल्स विड्थ का मतलब क्या होता है। फिर इसने क्या किया, एक निश्चित मात्रा में फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, किसी चीज का लगातार आना जाना। मतलब आपने अगर मान लो कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं तो वो 60 अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉडल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको पल्स विड्थ के साथ निश्चित वोल्टेज में इंजेक्शन करवाता है, और वो भी प्री डिसाइडेड टाइमिंग। मतलब इंजन की स्पीड जैसे बढ़े उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके इंजेक्ट करता है। प्लस एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर चल रहा है, ऑयल प्रेशर कितना चल रहा है, ठीक है, वाटर टेम्परेचर कितना चल रहा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है, कैम की टाइमिंग कितनी चल रही है, क्रैंक की टाइमिंग कितनी चल रही है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो अदर फैक्टर्स को जोड़ते हुए वो उसको कैलकुलेट करके इंजेक्शन करवाता है। प्लस सेफ्टी नॉर्म्स भी है। तो ये एक ब्रीफ है, आपको एकदम सिस्टमेटिक इसको स्टडी करना पड़ेगा। जब आप सिस्टमेटिक स्टडी कर लोगे तो आप परफॉर्म करोगे, और जब आप परफॉर्म करोगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। जब आपने एक बार बना दिया वो पंप और इंजेक्टर कभी रिपीट नहीं आएगा। आप उसमें स्टैम्प लगा के दे सकते हो, साल भर चलो कुछ भी होगा हम बैठे। तो उस लेवल की मोटा-मोटी हम ये माने कि आपके पास कोई बंदा अगर ट्रेनिंग के लिए आएगा तो वो इंजन की जानकारी लेगा, बेसिक नॉलेज उसको होगा,
CIDI का होगा जी जी उसके बाद आपको ऑटो इलेक्ट्रिकल का जैसे जी सेल्फ स्टार्ट अल्टरनेटर का है, बहुत अच्छा बिजनेस है। टर्बो चार्जर्स का आप करेंगे, पावर स्टीयरिंग का आप करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिक पंप का, हाइड्रोलिक मोटर्स हो गए, और क्या है इसमें कंट्रोल मतलब ECUs के लिए स्कैनिंग सिस्टम्स भी हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैकेनिक्स जो हैं, तो पुराने जमाने में क्या होता था, भाई ये प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा इसको खोल दो, ये प्रॉब्लम नहीं होगा इसको खोल दो, अब ये प्रॉब्लम है इसको खोल दो, तो वो जमाना चला गया। अभी क्या है, आप उसमें स्कैनिंग सेट कीजिए, आपको ऑलरेडी वो एरर कोड बता देगा। कारण क्या है कि ECM ने अपने हर एक डैमेज के लिए एक एरर कोड पहले से प्रोग्रामिंग करके रखा है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है, चलते चलते बंद हो गई, तो उसमें एक प्रोग्रामिंग एरर कोड लॉक हो जाता है। अब चूंकि लॉक हो गया, आपको आंखों से तो दिखेगा नहीं, और आप मैकेनिक से पूछो को बताएगा तो नहीं, तो आपको स्कैनिंग में लगाना पड़ेगा। स्कैनिंग लगाने के बाद आपको एरर कोड फाइंड करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये एरर कोड है, एरर कोड का हर एक का एरर कोड का डेफिनेशन होता है, और उसके हिसाब से उसको डायग्नोस किया जाता है। वो आपको हेल्प करता है कम समय में गाड़ी को बनाने के। बना लोगे लोग, लेकिन रिसर्च करके बनाओगे, मतलब पहले इसको खोलो, फिर उसको खोलो, फिर उसको खोलो, फिर अंत में पता चला अच्छा फाल्ट यहाँ था। तो उससे अच्छा है कि डायग्नोस टूल इसीलिए दिए गए हैं कि आपकी हेल्प हो और कम समय में आप एरर कोड तक पहुंच के उसको डायग्नोस करें। स्कैनर का भी मतलब जो भी ट्रेनिंग होगा, हाँ जी, हाँ जी, स्कैनर। तो ट्रेनिंग मतलब ये होगा कि एक थ्योरी क्लास होगा जी, उसके बाद थ्योरी करने के बाद आप पूरा जो भी थ्योरी उसको बताएंगे, बताने के बाद फिर उसको प्रैक्टिकल भी अपने वर्कशॉप जी, हाँ जी, वर्कशॉप में प्रैक्टिकल होगा इसके ऊपर। और दूसरा आप एक और चीज बता रहे थे जो ग्लोबल सोर्सिंग के बारे में। अब आप मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रायपुर में बैठ के दुनिया के बड़े बड़े देशों में, दुबई में, ईरान में, अफगानिस्तान में, यहाँ पार्ट्स अगर बेच रहे हो यहाँ से बैठ के, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक छोटे से शहर में, रायपुर में बैठ के, छत्तीसगढ़ रायपुर में, कोई मतलब बिलीव करने वाली मुश्किल हो रहा है बिलीव करना कि यहाँ से भी लोग यहाँ से माल बाहर भेजते हैं। तो ये ग्लोबल सोर्सिंग जो इसको लोगों ने इतना हवा क्यों बनाया हुआ है? अगर कोई बंदा नॉर्मल वर्कशॉप वाला चाहे, जी, और आपका वर्कशॉप भी न्यूट्रल है, आपका कोई बिल्कुल हमने सोचा हमारे देश में ऐसा जरूरी नहीं है, इसको लोगों ने पॉलिटिकली बनाया गया ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आप दिखेगा ऑलमोस्ट चीजों में अमेरिका और US ये सब लोगों का कब्जा है। तो ग्लोबल सोर्सिंग भी कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान आजादी से पहले भी 30% एक्सपोर्ट करता था, आपको बता रहा हूँ उसमें 30% आजादी से पहले करता था। देश आजाद होने के बाद हमारा एक्सपोर्ट कम होते गया, और आज ये नौबत आ गई कि हम लोग 3.5% एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड शेयर के एक्सपोर्ट बिजनेस में शेयरिंग हमारी 3.5, पहले 35 थी। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। तो ये क्यों हुआ कि धीरे धीरे जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज थे, उन लोगों ने हमको डोमिनेट करना चालू कर दिया, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी नहीं बनी कि इसके चलते हम लोग आगे नहीं कर पाए। तो अभी ये बोला जाए तो आप अहमदाबाद में देख लीजिए, आजादी से पहले सोना एक्सपोर्ट करते थे, कपड़ा उद्योग हमारा पहले से एक्सपोर्ट होता था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा है कि हमको अवेयरनेस नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। बाकी चीज बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप जैसे यहाँ से सामान खरीद सकते हैं, तो आप विदेशों से भी सामान खरीद सकते हैं और विदेशों को माल बेच सकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी सपोर्ट करी है, और इसको करने वाले के लिए तो कुछ नहीं है। मेरा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी बंदा चाहे तो कहीं दुनिया किसी भी कंट्री से माल मंगा सकता है डायरेक्टली, और भेज भी सकता है। मतलब अगर कहीं से कोई ऑर्डर आता है तो भेज भी सकता है। आप ये ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं सिर्फ रायपुर में हूँ तो मैं रायपुर में धंधा करूंगा, मैं दिल्ली में माल नहीं बेच सकता। लास्ट मेरा शिपमेंट बॉम्बे गया था, और हमने बकायदा ई बिल के साथ में बॉम्बे में बिलिंग की, पैसा भी टाइम से आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम रायपुर में बैठे तो हम बॉम्बे या दिल्ली माल नहीं बेच सकते। भाई देश अपना एक है, देश के बाहर भी माल बेच सकते हैं। अब जैसे AIDA का ऐप है, जो मोबाइल ऐप आपने देखा होगा, उसमें जो अभी नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि जितने भी अपने वर्कशॉप वाले हैं, जैसे मान लो मोटा-मोटी 550 वर्कशॉप है, तो 550 वर्कशॉप में अगर छोटा छोटा जो उनके पास पड़ा हुआ है, रेड स्टॉक है, कहीं रखा हुआ है, कहीं डब्बे में है, वहाँ सबका फोटो खींच के अगर वो लोग ऐप पे डाल दे, तो वो कितना हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। ये इस पे थोड़ा सा देखिए, बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमारे अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टाटा की गाड़ियां चलती है। लेकिन अगर साउथ में चले जाए तो हिलेन चलती है, कहीं और आप उस साइड में चलो तो आइशर चलती है। अब जैसे हमारे एरिया में क्या है, एस्केवेटर्स में डिवीजन में चले जाए तो टाटा हिताची नंबर 1 है। लेकिन हमने जब उड़ीसा में देखा तो वहाँ वॉल्वो नंबर 1 है। तो कई बार क्या होता है कि हमको जैसे कोई वॉल्वो का हमारे पास आ गया बनने के लिए, और हमने वॉल्वो का कुछ सामान डॉक्यूमेंट कर लिया, बट उसके बाद तो दोबारा नहीं है, तो मेरे पास डेड इन्वेंट्री हो जाती है। क्योंकि वो माल उड़ीसा में वॉल्वो का बहुत अच्छा मार्केट है, वहां माल परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास तो डेड इन्वेंट्री, लेकिन उड़ीसा वाला ढूंढ रहा है भैया माल कहाँ से मिलेगा, दिल्ली से ले रहा है, कहीं से ले रहा है, सोर्सिंग कर रहा है, महंगा ले रहा है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारा जो माल नहीं बिक रहा है, डेड इन्वेंट्री है, उसको कम से कम हम लोग खाली कर दो।
और ये भी हो सकता है कि कोई चीजें आपका मतलब सरप्लस है जिसमें आप अच्छी डील कर रही हो, आपके रेट्स अच्छे हैं, हाँ। हो सकता है वो आपसे वो भी मतलब ऐप पे डाले हैं लोग, क्योंकि सब लोग देख सकते हैं वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे देख सकते हैं, तो आराम से वो चीज होगा। जी एनीवे, तो ट्रेनिंग अब फाइनली आप ये बताइए कि ट्रेनिंग का टाइम कब ट्रेनिंग आप मतलब कौन सा डेट आपने फिक्स किया है ट्रेनिंग के लिए, ताकि मैं लोगों को बोलूं जी और कि वो ट्रेनिंग के लिए एक नंबर हम दे देंगे जी या अभी फिलहाल तो मुझे कॉल कर सकते हैं जी, प्री रजिस्ट्रेशन के नंबर, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर हम जारी कर देंगे कि इस नंबर पे आपको जो ट्रेनिंग चाहिए वो रिक्वेस्ट आपको इस नंबर पे करना पड़ेगा। तो वो एक नंबर आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में पता चल जाएगा, या हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। और डेट आप बताइए कि डेट कौन सा रहेगा। सर हमने नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख से कंडक्ट करने का प्लान किया है। उससे पहले प्री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स आ जाएं तो ऑलरेडी हमको पता चल जाए कि बैचेस में कितने स्टूडेंट्स लेने हैं। और उसके अभी एक बैच में कितने स्टूडेंट लेने का आपने सोचा है? सर नॉर्मली हमने सोचा है हमारे 20 की कैपेसिटी सफिशिएंट रहेगी, 20 to 30 की। तो उस बीच में हम लोग उन लोग को अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, क्योंकि ज्यादा भी क्राउड रहेगा तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर एक आदमी को भी इंटेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसकी मैं ये चाहता हूँ कि उसकी सारी क्वेरीज को यहीं पे सॉल्व कर दिया जाए। और इसके जाने के बाद भी हम लोग ऐसा हेल्प डेस्क बना रहे हैं जिसमें अगर वो व्यक्ति अगर नया है CIDA में या उसको अदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उसको रिसॉल्व करेंगे, वीडियो कॉलिंग भी करवाएंगे और ओवरऑल उसको बिजनेस में उसको हेल्प करना है ताकि वो परफॉर्म कर सके। बस तो हम ये चाहते हैं आइडिया के जितने जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, जो हमारे भाई लोग हैं, तो वो सबको इस फील्ड में अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बिल्कुल परफॉर्म करने में। मतलब ये चीज है कि किसी भी टाइप की टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज आती है वो कांटेक्ट करें, उसको सॉल्व किया जाए। तो फाइनल डेट आपका 10 अगस्त को हमने 10 अगस्त से 13 अगस्त तक। जी हाँ जी ये फर्स्ट बैचेस हैं। उसके बाद रखेंगे फर्स्ट बैच में 20 लोग या 25 लोग जो जी हाँ जी उसके बाद नेक्स्ट बैचेस की प्लानिंग की जाएगी। ओके, तो आप लोग सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट इसमें जिन लोगों को भी है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए ट्रेनिंग के लिए। और जो पहले 20 लोग होंगे भाई उनका ही ट्रेनिंग होगा, इसमें कोई मतलब इसमें सिफारिश चलने वाली नहीं है भैया मैं, क्योंकि जो पहले 20 लोग कॉल करेंगे वो डन है। अच्छा, एक और चीज पूछना था, पहले ये मैं कंप्लीट कर लूँ। 20 लोग पहले जो करेंगे डन है, लेकिन ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगा। हम स्पीड बढ़ाएंगे अपने लोगों का कि फिर रुके नहीं। दूसरी बात यह है कि आप ट्रेनिंग किस चीज का करोगे, क्या ट्रेनिंग लेना है आपको, सामने वाले जब फोन करोगे इस नंबर पे तो सब कैटेगरी है वहां पे बताया जाएगा आपको कि ये ट्रेनिंग है और इसका अभी फर्स्ट ट्रेनिंग तो CR का ही होगा। एनीवे, एक इम्पोर्टेंट बात और पूछना है कि ट्रेनिंग का कुछ फीस भी रहेगा? मतलब मैं तो जानता हूँ AIDA के माध्यम से फीस इतना मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी पे भारी ना। सर एक्चुअली आईडिया एक वेलफेयर एसोसिएशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, तो इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो चूंकि ऑलरेडी इसके आपको पता चल जाता है जो NGOs होते हैं वो कभी उसका मेन ध्येय प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि हमारा मेन ध्येय प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमको लोगों को जोड़ना है। तो एक मिनिमम चार्जेस जो कि हमको सर्वाइवल करने के लिए, मतलब ये आइडिया को सर्वाइवल करने की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग नॉमिनल चार्जेस एक आप लोग को बता दिया जाएगा उस समय जब आप फोन करेंगे। पहले से प्री ऑर्डर ले लीजिए और उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारा आपको क्लियर बता दिया गया। तो नॉमिनल चार्जेस में हर कोई सर्वाइव कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, पार्टिसिपेट करो और हम आपको इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सके। चलिए ठीक है भाई लोग, आप लोग जिनको भी ट्रेनिंग कराना है वो ट्रेनिंग करना है, वो नीचे के दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कम से कम लागत में ट्रेनिंग दे सके, आप लोगों को इस लायक बना सके कि आप आसानी से अच्छे तरीके से इस मार्केट में काम कर सके और जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो आप ले सकें ये आइडिया के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।